जहां कई लोगों ने ये दावा किया है कि वे आने वाले भयावह समय को देख सकते हैं, वही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने उन्हें सबसे स्पष्ट रूप से देखा है। नास्त्रेदमस को रहस्यमय भविष्यवक्ता के रूप में पहचाने जाने से पहले वे एक फार्मासिस्ट थे और उन्होंने प्लेग से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद की थी। उनका असली नाम मिशेल दे नास्त्रेदाम था। उनका जन्म दिसंबर 1503 में सेंट रेमी दे प्रोवेंस, दक्षिणी फ्रांस में हुआ था। यह निश्चित नहीं है कि उनका जन्म वास्तव में 14 दिसंबर को हुआ था या 21 दिसंबर को। उनके पिता जैक्स दे नास्त्रेडाम एक नोटरी थे, यानी वे व्यक्ति जो कानूनी दस्तावेज बनाते और प्रमाणित करते थे। उनकी मां रेनियर अपने शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। उनके कई भाई बहन थे, लेकिन उस समय जन्म रिकॉर्ड की कमी के कारण उनकी सही संख्या स्पष्ट नहीं है। उनके पिता के परिवार की यहूदी जड़ें थीं। मिशेल के जन्म से पहले ही उनके पूर्वज कैथोलिक ईसाई धर्म अपना चुके थे। उस समय यूरोप में कई यहूदी परिवारों का जीवन कठिन था। उन्हें अक्सर सताया जाता था, घर से निकाला जाता या धर्म बदलने को मजबूर किया जाता। उनके दादा के धर्म परिवर्तन पर परिवार ने नॉस्ट्रेडाम उपनाम रखा, जिसका अर्थ है अर लेडी, वर्जिन मैरी का संबोधन। परिवार की यहूदी वंशावली स्पष्ट थी, फिर भी कहा जाता है कि वे गुप्त रूप से यहूदी धर्म का पालन करते रहे और मिशेल को कबाला सिखाते थे। कबाला यहूदी रहस्यवाद की एक परंपरा है। यह ईश्वर की रचना और आध्यात्मिक दुनिया के इंसानी जीवन से संबंध के बारे में है। ये स्पेन और दक्षिणी फ्रांस के कुछ यहूदी समुदायों में फैल गया। नास्त्रेदमस के समय से पहले ही कुछ लेखक कहते हैं कि इसने नास्त्रेदमस के धुंधले और प्रतीकात्मक लेखन शैली को प्रभावित किया। ये शायद सच है, क्योंकि ये उनके क्षेत्र के बौद्धिक परिवेश का हिस्सा था। कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है जो साबित करे कि उन्होंने इसे कितनी गहराई से पढ़ा था। उनके बचपन की भी बहुत कम भरोसेमंद जानकारी है। एक कहानी है कि उन्हें चिकित्सा उनके नाना ने सिखाई थी। और भी बातें हैं। 1518 या 1519 में वे एविन्यो विश्वविद्यालय में दाखिल हुए, जो फ्रांस के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में है। उस समय वे डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे थे। छात्र आमतौर पर व्याकरण, वक्तृत्व कला और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। वे यूनानी और रोमन विचारकों के कार्य भी पढ़ते थे, जैसे कि अरस्तु और सिसेरो। इसका उद्देश्य छात्र को बोलने, लिखने और तर्क प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित करना था, लेकिन उसकी पढ़ाई ज्यादा समय तक नहीं चली। क्षेत्र में महामारी फैल गई और विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महामारी फैलने पर लोग भीड़ वाले शहरों से बचते थे। अमीर लोग ग्रामीण इलाकों में चले जाते थे, क्योंकि बीमारी ज्यादा आबादी में जल्दी फैलती थी। विश्वविद्यालय बंद होने के बाद मिशेल ने कई साल फ्रांस और आसपास यात्रा की। वो पौधों, हर्बल उपचारों और दवाइयां बनाने की विधि सीख रहे थे और यहीं से अपोथेकरी के रूप में काम शुरू किया। उस समय के फार्मासिस्ट, जिन्हें अपोथेकरी कहा जाता था, पौधों, मसालों और अन्य चीजों से मिश्रण बनाते थे, पर तब उनकी अधिकतर दवाइयां वैज्ञानिक नहीं थीं। अक्सर ये दवाइयां सिर्फ परंपरा, अवलोकन और उन विश्वासों पर आधारित होती थीं जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे थे। उस समय की चिकित्सा आज की जानकारी से काफी पीछे थी। तब पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे। तब ना आधुनिक टीके थे, ना ही बैक्टीरिया वायरस की स्पष्ट जानकारी थी। तब आम संक्रमण भी, जो आज ठीक हो जाता है, जानलेवा हो सकता था। तब प्रमुख इलाजों में खून निकालना शामिल था। डॉक्टर मरीज का खून कम कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर में मौजूद द्रव्यों, जिन्हें वे ह्यूमर्स कहते थे, का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बीमारी में लोग मानते थे कि शरीर में खून या तरल भर गया है, लेकिन यह तरीका मरीज की हालत और बिगाड़ देता था। बीमार मरीज और भी ज्यादा कमजोर हो जाता था, खासकर जब उसका खून और कम कर दिया जाता था। लेकिन क्योंकि उस समय यही चिकित्सा विश्वास स्वीकार किया जाता था, बहुत सारे डॉक्टर इसे लगातार करते रहे। 1529 में मिशेल ने मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए मॉन्पेलियर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मॉन्पेलियर प्रसिद्ध है क्योंकि वहां यूरोप के सबसे पुराने मेडिकल स्कूलों में से एक है। लेकिन कुछ समय बाद वो मुसीबत में पड़ गया। अधिकारियों को पता चला कि वो पहले ही फार्मासिस्ट रह चुका है, जो छात्रों के लिए मना था। उस समय दवाइयां बनाना बेचना हाथ का काम था। तब विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक ट्रेनिंग को बहुत ऊंचा मानते थे।
हाथ से काम करना वे निचले वर्ग का मानते थे। इसलिए मिशेल को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। मॉम्पेलियर के रिकॉर्ड्स में निष्कासन का दस्तावेज है, जिससे साफ नहीं होता कि उन्होंने मेडिसिन में डॉक्टरेट ली थी या नहीं। उन्होंने रुकने के बजाय दवाइयां बनाना जारी रखा और समुदायों की मदद की। धीरे धीरे वे प्लेग से लड़ने के लिए पहचाने गए। तब यूरोप में यह सबसे खतरनाक बीमारियों में थी। महामारी केवल 1340 के दशक की ब्लैक डेथ के समय ही नहीं आई थी। ये बार बार अलग अलग शहरों में कई सदियों तक लौटती रही। ये अक्सर उन जगहों पर फैलती थी जहां व्यापारी, यात्री, जहाज और अन्य क्षेत्रों से आने वाले उत्पाद जाते थे। दक्षिणी फ्रांस व्यापार मार्गों पर होने से वहां अक्सर महामारी फैलती थी। महामारी की खबर पर लोगों और उत्पादों के प्रवेश को सीमित कर दिया जाता था। इटली के कुछ बंदरगाहों पर जहाजों को किनारे लगने की अनुमति देने से पहले इंतजार करवाया जाता था। यहीं से क्वारंटीन का विचार आया, जो 40 दिनों को दर्शाने वाले शब्द से निकला है। मिशेल ने महामारी के खिलाफ रोज पिल सहित उपाय किए, जिनमें गुलाब की पंखुड़ियां, लौंग, साइप्रस और अन्य सुगंधित पौधे शामिल थे। शायद इसकी खुशबू ने बदबू छुपाई, लेकिन इसमें प्लेग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की क्षमता नहीं थी। मिशेल ने सिर्फ रोज पिल्स की सलाह नहीं दी थी, वो ये भी सलाह देते थे कि आसपास की सफाई रखें, चीजों को धोएं, लाशों को तुरंत हटा दें और मरीजों को ताजी हवा दें। वो कई डॉक्टरों के विपरीत रक्त निकालने पर निर्भर नहीं थे, लेकिन ये तरीके प्लेग के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन सफाई रखना और संक्रमित जगहों से बचना किसी कमजोर मरीज का खून निकालने से कहीं ज्यादा समझदारी भरा है, क्योंकि वह उन जगहों पर जाने के लिए तैयार थे जहां महामारी फैली थी। उनका नाम दक्षिणी फ्रांस में फैल गया। उस समय वह ज्योतिष या भविष्यवाणियों के कारण प्रसिद्ध नहीं थे। अपने जीवन के इस हिस्से में वो पहले एक औषधि निर्माता और महामारी के समय के चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। एक व्यक्ति जिसने सीमित ज्ञान से उस बीमारी का मुकाबला किया जिसे उस समय के श्रेष्ठ यूरोपीय डॉक्टर भी नहीं समझ पाए थे। मिशेल दे नोस्ट्रेदम के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू हुआ। 1530 के शुरुआती सालों में वो एजेन, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में रहते थे। उन्हें वहां प्रसिद्ध इतालवी डॉक्टर और विद्वान जूल्स सीजर स्कालिगर ने बुलाया था। स्कालिगर ने चिकित्सा, इतिहास, दर्शनशास्त्र और प्राचीन साहित्य पर कई किताबें लिखीं और उनका ज्ञान व्यापक था। शायद उनकी लाइब्रेरी ने मिशेल के पढ़ने और सोच को व्यापक बनाया। एजेन में मिशेल ने एक स्थानीय महिला से शादी की। ये उसका असली नाम नहीं था, लेकिन उसे अक्सर हेनरिएट डे अंकोस के नाम से जाना जाता था। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन 1534 में उसकी पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। अक्सर इसे प्लेग माना जाता है, लेकिन उनकी बीमारी की पुष्टि के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं है। मिशेल ने एक साथ अपना पहला परिवार खो दिया, जो उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वे प्लेग प्रभावित इलाकों में मदद करते थे। वे दूसरों के परिवारों को सलाह दे सकते थे, लेकिन वे अपनी ही पत्नी और बच्चों को नहीं बचा सके। इसके बाद वो एगेन छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। कुछ कहानियों के अनुसार 1538 में चर्च से उनका टकराव हुआ, क्योंकि उन्होंने धर्म विरोधी कुछ कहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें विधर्म के कारण मुकदमे में डाला गया था या नहीं। उस समय यूरोप में चर्च का विरोधी समझे जाने वालों के लिए हालात बहुत खतरनाक थे। उस समय प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन फैल रहा था और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष बढ़ रहा था। एक गलत शब्द भी खतरनाक था। गलत आरोप बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता था। संभव है कि मिचेल ने अगले कुछ वर्षों में फ्रांस और इटली की यात्रा की हो। इटली में उन्होंने मुद्रण उद्योग की तेजी से बढ़ोतरी करीब से देखी। प्रिंटिंग प्रेस से किताबों की कई प्रतियां बनाना और बेचना आसान हुआ। ये जरूरी था, क्योंकि आगे केवल चिकित्सा ही उन्हें मशहूर नहीं करेगी, छापा खाने ही उनका नाम यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएंगे। लेकिन लेखक बनने से पहले वो फिर से प्लेग के खिलाफ मदद करने में जुट गए। 1540 के दशक में उन्होंने मार्से और प्रोवेंस में प्लेग से निपटने में मदद की। वह इसीलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि वे बीमार लोगों से भरे इलाकों में जाने को तैयार रहते थे। कहा जाता है कि कुछ शहरों ने उनकी सेवा के बदले उन्हें पेंशन भी दी थी। 1547 में वो पूरी तरह से सैलोन दे प्रोवेंस में बस गए। वहीं उन्होंने एन पोंसार्दे नाम की एक अमीर विधवा से शादी की।
उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। एन के पास अपनी संपत्ति थी और मिशेल की भी आमदनी थी, इसलिए उनका जीवन और बेहतर हो गया। अब उसे प्लेग ग्रस्त जगहों पर जाना नहीं पड़ता था और वह लिखने व ज्योतिष पढ़ने के लिए समय निकाल पाता था। पुनर्जागरण काल में खगोल शास्त्र व ज्योतिष में स्पष्ट भेद नहीं था। कई शिक्षित लोग मानते थे कि ग्रहों और तारों की गतिविधियों का मौसम, बीमारियों, राजनीति और इंसान की किस्मत पर असर पड़ता है। सिर्फ आम लोग ही इस पर विश्वास नहीं करते थे। यहां तक कि अमीर परिवार, राजा, रानी और राजनीतिक नेता भी अपनी सेहत, शादी, बच्चों और भविष्य के बारे में सलाह लेने के लिए ज्योतिषी रखते थे। इसलिए 1550 में मिशेल ने अपना पहला अल्मनैक जारी किया। अल्मनैक एक छोटा और सस्ता बुकलेट होता है जिसमें किसी खास साल के लिए जानकारी होती है। इसमें कैलेंडर, मौसम का पूर्वानुमान, खेती-बाड़ी की सलाह, महत्वपूर्ण तारीखें और ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हो सकती हैं। यह सस्ती है। बड़ी किताब से सस्ती होने के कारण कई लोग खरीद सकते हैं। यह छोटी वार्षिक गाइड है जिसे आसानी से ले जाया और पढ़ा जा सकता है। मिशेल ने अपने अल्मनैक के कवर पर अपना नाम लैटिन में नॉस्ट्राडेमस लिखा, जो मिशेल द नास्त्रेदाम से अधिक प्रभावशाली और रहस्यमयी लगता है। उसके बाद से यही नाम जनता के बीच प्रसिद्ध हो गया। उसकी पहली अल्मनैक बहुत बिकने लगी, इसलिए उसने हर साल नए संस्करण निकालना शुरू कर दिया। अक्सर इनमें मौसम, बीमारियों, राजनीतिक उथल-पुथल और मशहूर लोगों के साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में भविष्यवाणियां होती थीं। इसी वजह से उसका नाम और भी फैल गया। अमीर व्यापारी, रईस और दूसरे ताकतवर लोग उससे सलाह लेने लगे। वे जानना चाहते थे कि उनका व्यापार सफल होगा या नहीं, उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं, या उनके भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन वो सीधा और साफ-साफ भविष्यवाणी नहीं लिखता था। वो प्रतीकों, पुराने जगहों के नाम, अजीब शब्दों और ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल करता था जिनके कई संभावित अर्थ हो सकते हैं। वो कभी-कभी फ्रेंच को लैटिन, ग्रीक, इटालियन और प्रांतीय भाषाओं से मिलाता था, जिससे उसकी भविष्यवाणियों को गलत साबित करना कठिन था। अगर किसी व्याख्या के अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो लोग बस ये कह सकते हैं कि उनकी समझ ही गलत थी। अगर कोई घटना उसकी लिखी बातों से मिलती, तो उसे भविष्यवाणी की पूर्ति बताया जाता था। यही नास्त्रेदम्स की सफलता की कुंजी थी। 1555 में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ले प्रोफेसी का पहला भाग प्रकाशित किया। पहले संस्करण में 353 चौपाइयां थीं और अपने बेटे सीजर के लिए एक लंबा संदेश था। चौपाई एक छोटी कविता होती है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। उन्होंने इन्हें समूहों में इकट्ठा किया जिन्हें सेंचुरीज कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समूह 100 साल दर्शाता है। इसे सेंचुरी इसलिए कहा गया क्योंकि योजना थी कि ज्यादातर समूहों में 100 चौपाइयां हों। आगामी संस्करणों में संग्रह और भी बढ़ गया। 1568 में उनकी मृत्यु के बाद जारी किया गया सबसे पूर्ण संस्करण 942 चौपाइयों के साथ आया, जिन्हें 10 सेंचुरी में बांटा गया था। ले प्रोफेसी की ज्यादातर भविष्यवाणियां किसी खास साल से नहीं जुड़ी होती, जिससे ये वार्षिक पंचांगों से अलग है। क्योंकि स्पष्ट तारीख नहीं है, चौपाई को किसी घटना से जोड़ा जा सकता है, चाहे वह कुछ साल, सदियां बाद या वर्तमान में घटी हो। उसकी कई कविताएं राजाओं, रानियों, युद्धों, शहरों के पतन, भूखमरी, महामारी, तूफान, आग और अन्य आपदाओं के बारे में हैं। उसने देवताओं, नायकों और सैन्य नेताओं सहित प्राचीन ग्रीस और रोम के नामों का भी उपयोग किया। उसने यूरोप, भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्कन और ओटोमन साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों का उल्लेख किया। पुनर्जागरण काल के शिक्षित लेखक के लिए ये असामान्य नहीं था। उस समय यूरोपीय लोगों का अन्य देशों के बारे में ज्ञान बढ़ रहा था, क्योंकि समुद्र के विभिन्न हिस्सों, साम्राज्य के नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी फैल रही थी। जिन स्थानों और आपदाओं का उन्होंने जिक्र किया, उनसे उनकी कविताएं लगभग हर घटना पर लागू की जा सकती थीं। युद्ध होने पर उससे जुड़ी पंक्तियां खोजी जा सकती थीं। भूकंप, बाढ़ या नेता की मृत्यु पर ऐसी चौपाइयां होती थीं जिन्हें इन घटनाओं से जोड़ सकते थे। ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उन्होंने भविष्य देखा था। ये केवल ये दिखाता है कि उनका लेखन कितना व्यापक और अस्पष्ट था। सीधे शब्दों में कहें तो
नास्त्रेदमस ने कोई स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने ऐसी पहेली जैसी कविताएं लिखीं जिन्हें नई घटनाओं या पाठक की इच्छा के अनुसार नया अर्थ मिल सकता है। और चूंकि लगातार युद्ध, आपदाएं और सरकार में बदलाव होते रहते हैं, लोग हमेशा नए तरीके खोजते रहते हैं ये कहने के लिए कि उनकी बातें सच साबित हुईं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां उनके विषयों ही नहीं बल्कि लिखने के तरीके के कारण भी लोकप्रिय है। उन्होंने फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लैंड से लेकर भूमध्य सागर, पूर्वी यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों तक कई जगहों का उल्लेख किया। कभी-कभी वो सिर्फ देशों का ही नहीं बल्कि शहरों, द्वीपों, नदियों और पुराने क्षेत्रों के नाम भी इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण कई देशों के लोग ऐसी पंक्तियां खोज लेते हैं जो उनके इतिहास से जुड़ती हैं। युद्ध या आपदा होने पर संभव है कि नास्त्रेदमस ने उससे मिलता जुलता कोई नाम भी लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हर भविष्य की घटना देखी थी। वे रोमन साम्राज्य के समय के पुराने नामों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। उन्होंने राजाओं, रानियों, सम्राटों, विद्रोह, महामारी और राज्यों के पतन की कहानियों का भी उपयोग किया। इनमें से कई विचार किसी जादुई दृष्टि से नहीं आए थे। उनके कार्यों के अध्ययन के अनुसार उन्होंने बहुत सारा सामग्री, बाइबल, प्राचीन इतिहास की किताबों, मध्ययुगीन इतिहासों और पुरानी भविष्यवाणियों के संग्रह से ली थी। उन्होंने सुएटोनियस और प्लूटार्क की किताबें पढ़ीं, जिन्होंने ग्रीस रोम के प्रसिद्ध नेताओं का जीवन, युद्ध, विजय और पतन लिखा था। इसलिए जब नॉस्ट्राडामस क्रूर शासक, गिरते साम्राज्य या लड़ते शाही परिवारों का जिक्र करते हैं, तो ये हमेशा कोई नई दृष्टि नहीं होती। संभव है कि उन्होंने यह पैटर्न किसी असली अतीत की घटना से लिया हो और उसे एक अनिश्चित भविष्य में स्थानांतरित कर दिया हो। उन्होंने मिराबिलिस लिबर नामक संग्रह भी इस्तेमाल किया। ये फ्रांस में 1522 में प्रकाशित हुआ था और इसमें युद्ध, आपदा, मसीह विरोधी और दुनिया के अंत के बारे में पुराने ईसाई पूर्वानुमान शामिल थे। उसकी कुछ रचनाएं हीरोलामो सावोनारोला की लिखी बातों से मिलती हैं, जो इतालवी फादर थे और भगवान की सजा व समाज में बदलाव पर उपदेश देते थे। नास्त्रेदमस की किताब की भूमिका में बाइबल के कई उद्धरण उसी क्रम में हैं जैसे हीरोलामो ने दिए थे। आज के समय में इसे नकल या बहुत ज्यादा उधार लेना कहा जा सकता है, लेकिन 16वीं सदी में लेखन का तरीका अलग था। उस समय पुराने किताबों से अंश लेना, उन्हें बदलना और बिना स्पष्ट संदर्भ के मिलाना आम बात थी। ये भी तय नहीं कि वो हर स्रोत सावधानी से चुनते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वह व्यवस्थित रूप से पढ़ते थे और फिर उन विचारों को जोड़ते थे जो वह लिखना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब यूं ही किसी भी पन्ने पर खोलते थे और चुने पन्ने पर कोई कहानी मिलने पर उसी से नई क्वाट्रीन बनाते थे। ये साबित नहीं हो सकता, पर स्पष्ट है कि उनकी रचनाओं के कई हिस्से पुराने ग्रंथों से लिए गए हैं। ये भी किंवदंती है कि वो भविष्य देखने से पहले आग, पानी, जादुई अनुष्ठान या किसी अजीब त्रांस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके अपने पत्रों में उनका स्पष्टीकरण बहुत साधारण है। वो बस लिखने से पहले मन शांत और स्थिर करते थे। वो खुद को हमेशा भविष्यवक्ता भी नहीं कहते थे। वह अपने काम को ज्योतिष, इतिहास और घटनाओं के संभावित पैटर्न का अध्ययन करना बताते थे। याद रखें, उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग थी। 16वीं सदी में विज्ञान में बदलाव शुरू हो रहे थे। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे पृथ्वी को केंद्र मानने की धारणा को चुनौती मिली। उसी समय प्रोटेस्टेंट सुधार से पश्चिमी ईसाई धर्म बढ़ गया था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे थे, कुछ साम्राज्य गिर रहे थे, नई शक्तियां उभर रही थीं और बहुत से लोग मानते थे कि भगवान का बड़ा दंड आने वाला है। दुनिया का नक्शा भी फैल रहा था। यूरोपीय नाविक अमेरिका पहुंच चुके थे। पुर्तगाल ने अफ्रीका घूमकर भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। 1520 के शुरुआती वर्षों में फर्डिनेंड मैगलन का अभियान दुनिया के चारों ओर की पहली सफल समुद्री यात्रा बना। इस समय में विज्ञान, धर्म, ज्योतिष, रसायन विद्या और जादू सब एक दूसरे में मिले हुए थे। असली विज्ञान और पुराने विश्वासों की सीमाएं अब तक स्पष्ट नहीं थीं। उस समय कुछ गंभीर विद्वान भी ग्रहों की गति का अध्ययन और अन्य धातुओं से सोना बनाने के तरीके खोजते थे। इसलिए ये अजीब नहीं है कि नास्त्रेदमस जैसे चिकित्सा पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भी
ज्योतिष और प्राचीन भविष्यवाणियों का उपयोग करते थे। लेकिन वे आज भी इसलिए चर्चित हैं क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने इतिहास की बड़ी आपदाओं की भविष्यवाणी की थी। समस्या ये है कि अक्सर किसी घटना के घटित होने के बाद ही लोग उस चौपाई को खोजते हैं जिसे उससे जोड़ा जा सके। एक उदाहरण है लंदन की महाआग, जो सितंबर 1666 में हुई थी। आग एक बेकरी से शुरू हुई और शहर के बड़े हिस्से में फैल गई। नास्त्रेदमस की एक चौपाई है जिसमें लंदन, आग और ऐसी संख्या जिसे 66 समझा जा सकता है का उल्लेख है। उनके अनुयायियों ने कहा कि उन्होंने आपदा की सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाकी विवरण मेल नहीं खाते। कविता में बिजली का भी जिक्र है, लेकिन आग बिजली से नहीं लगी थी। इसमें संकेत है कि कई लोग मारे जाएंगे, जबकि आधिकारिक तौर पर कम मौतें दर्ज हुई थीं। ये तभी आश्चर्यजनक लगता है जब मेल खाने वाले हिस्से चुने जाएं और गलत हिस्से नजरअंदाज हों। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के समय भी यही हुआ। नास्त्रेदमस ने फ्रांस में बड़े उपद्रव पर कई कविताएं लिखीं। नया शासक और इटली, स्पेन, इंग्लैंड में डर, ये नेपोलियन से जुड़ता है, लेकिन यूरोप के कई युद्धों पर भी लागू होता है। जब किसी साम्राज्य में अशांति होती है तो आमतौर पर एक नया नेता उभरता है, और यह भी स्वाभाविक है कि फ्रांस के पड़ोसी देश इसमें शामिल हो जाते हैं। एक क्वार्टेन को एडोल्फ हिटलर से जोड़ा जाता है, जिसमें गरीब परिवार में जन्मे बच्चे का जिक्र है जो अपनी वाणी से कई लोगों को साथ कर लेता है। यह हिटलर पर लागू होता है, लेकिन इसमें ना कोई नाम, न तारीख, न जर्मनी, नाजी पार्टी या द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र है। एक शक्तिशाली नेता का वर्णन जो बोलने में माहिर है, इतिहास में कई और लोगों की ओर भी इशारा कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमबारी की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उन्होंने 2 शहरों पर महामारी का उल्लेख किया था। लेकिन कहीं भी जापान, परमाणु बम, विकिरण या अगस्त 1945 का जिक्र नहीं किया गया। 2 शहर एक आम अभिव्यक्ति है जो पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक लेखनों में भी मिलती है। ऊपर से बुराई गिरने वाली एक पंक्ति को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से भी जोड़ा गया था, लेकिन इस तरह का वाक्य बहुत ही सामान्य है। यह किसी भी ऐसे नेता के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसे गोली मारी गई हो, बम से उड़ाया गया हो, जो ऊंचाई से गिर गया हो, या जिस पर किसी ऊंची जगह से हमला कर उसे मार दिया गया हो। गलत संबंध जोड़ने का सबसे स्पष्ट उदाहरण 2001 में हुआ 11 सितंबर के हमले है। उस समय इंटरनेट पर यह कहा गया कि नास्त्रेडमस की भविष्यवाणी थी कि 2 स्टील के पक्षी आसमान से गिरेंगे और एक बड़े शहर से टकराएंगे, लेकिन नास्त्रेदमस ने ये शब्द कभी नहीं लिखे थे। ये एक आधुनिक पाठ था जिसे हमले के बाद फैलाया गया। नॉस्ट्राडामस की असली किताबों में ट्विन टावर्स हमले की सीधी भविष्यवाणी का कोई ठोस सबूत नहीं है। उसकी कविताएं छोटी हैं, उनमें स्पष्ट तारीखें नहीं हैं, नाम उलझे हुए हैं और प्रतीक बहुत हैं, इसलिए उसकी भविष्यवाणियां सही लगती हैं। और ये सब घटनाएं इतिहास में बार बार होती रहती हैं। युद्ध, आग, बीमारी, नेता की हत्या और सरकार का पतन। जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है, लोग उन पंक्तियों को ढूंढते हैं जो इससे जुड़ सकें। कभी कभी अनुवाद भी बदलते हैं और सिर्फ सही हिस्से चुने जाते हैं, और वे विवरण हटा दिए जाते हैं जो मेल नहीं खाते। इसलिए असली रहस्य यह नहीं है कि नास्त्रेदामस ने भविष्य कैसे देखा। इससे बड़ा सवाल यह है कि हर पीढ़ी ने उनकी पुरानी अस्पष्ट बातों को नई भविष्यवाणी में कैसे बदल दिया। 2 स्टील पक्षियों के एक बड़े शहर पर गिरने की भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने नहीं की थी। ये पंक्तियां सिर्फ 2001 में 11 सितंबर के हमलों के बाद ही फैल गई थीं। बाद में इसमें नई पंक्तियां जैसे खून से भरी नदी और मृत लोगों के फिर चलने की बातें जुड़ी। ये बातें असली भविष्यवाणियों में नहीं थीं। ये नास्त्रेदमस की प्रतिष्ठा के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके नाम से कई भविष्यवाणियां या तो बदली गईं, गलत अनुवाद हुईं या किसी और ने बनाई। उनकी आधुनिक समय की भविष्यवाणियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग उनकी कविताओं को किंग चार्ल्स तृतीय के सिंहासनारोहण, यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और मंगल यात्रा से जोड़ते हैं। एक चौपाई में द्वीपों के राजा का उल्लेख है, जिसे ऐसे व्यक्ति से बदला जाएगा जिसके राजा बनने की उम्मीद नहीं थी। कुछ इसे किंग चार्ल्स और प्रिंस हैरी से जोड़ते हैं, जबकि कविता में चार्ल्स, विलियम, हैरी या ब्रिटेन का नाम या कोई तारीख नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी,
क्योंकि उन्होंने भीषण गर्मी, समुद्र के उबाल, फसल बर्बादी और भूखमरी का जिक्र किया था। लेकिन उस समय के धार्मिक और ऐतिहासिक लेखनों में भी सूखा, भूखमरी और भीषण गर्मी आम विषय थे। एक पंक्ति है जिसमें 7 महीने लंबे बड़े युद्ध का जिक्र है। इसे विभिन्न संघर्षों से जोड़ा गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि ये कहां होगा, कौन लड़ेगा और कब शुरू होगा। एक चौपाई में गेहूं की बढ़ती कीमतों का जिक्र है, यहां तक कि लोग मजबूरी में एक दूसरे को खाने लगेंगे। इसे अक्सर खाद्य आपूर्ति गिरने की भविष्यवाणी में किया जाता है और ऐसी तस्वीरें लंबे समय से भयंकर अकाल व समाज विनाश का प्रतीक हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कहने का कोई ठोस आधार नहीं है कि नास्त्रेदमस ने मंगल, यूक्रेन, शाही परिवार या किसी खास आधुनिक साल के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। इनमें से ज्यादातर आधुनिक व्याख्याएं हैं। उनकी कविताओं को समझना वाकई मुश्किल है। उन्होंने फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इटालियन और प्रोवेंस की भाषा मिलाकर लिखा। उन्होंने प्रतीकों, पुराने स्थानों के नाम, एनाग्राम्स और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिनके कई संभावित अर्थ हो सकते हैं। संभव है कि उन्होंने ऐसा अपनी किताब को और रहस्यमय बनाने के लिए किया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये खुद को सुरक्षित रखने का तरीका था। 16वीं सदी में डार्क मैजिक या भविष्यवक्ता होने का ढोंग करने का आरोप लगना बहुत खतरनाक था। समस्या ये है कि जब कविता अस्पष्ट हो तो उसे किसी भी घटना से जोड़ा जा सकता है। इसका उदाहरण है हिस्टर शब्द। कई लोग मानते हैं कि यह हिटलर का संकेत है, लेकिन नास्त्रेदमस के समय हिस्टर डेन्यूब नदी के एक हिस्से का पुराना नाम था। अगर पुराना अर्थ ना पता हो तो इसे हिटलर की गलत वर्तनी समझा जा सकता है। यही हाल रूसो नाम के साथ भी होता है। कुछ लोग इसे दार्शनिक जीन जैक्स रूसो से जोड़ते हैं, जबकि ये नास्त्रेदमस के क्षेत्र में दार्शनिक के जन्म से पहले ही एक आम उपनाम था। सबसे बड़ी समस्या लगभग सटीक तारीखों का न होना है। उनकी इतनी सारी चौपाइयों में से बहुत कम में ही निश्चित वर्ष दिया गया है। अधिकांश में स्पष्ट समय नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी घटनाओं से जोड़ा जा सकता है जो 10 साल, 100 साल या 400 साल बाद घटी हो। नास्त्रेदमस ने समझाया कि इतिहास चक्रीय है। उनके अनुसार युद्ध, विद्रोह, आपदाएं और नेताओं का पतन बार बार होता रहता है। इसमें सच्चाई है, पर बिना स्पष्ट तारीख या विवरण के किसी भविष्यवाणी को सही गलत साबित करना मुश्किल है। 1555 में लियोन में भविष्यवाणियां छपने पर नास्त्रेदमस को तुरंत सिर्फ प्रशंसा ही नहीं मिली। कुछ लोग उनसे प्रभावित हुए, पर कुछ ने उन्हें धोखेबाज, पागल या गुप्त विद्याओं का अभ्यास करने वाला कहा। आज भी फिर भी उनके प्रकाशकों ने नई संस्करण प्रकाशित करना जारी रखा। उनकी योजना 1000 चौपाइयां लिखने की थी, जिन्हें 10 सेंचुरी खंडों में बांटा जाता। वह इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए। 1568 में प्रकाशित संस्करण, जो उनकी मृत्यु के 2 साल बाद आया, उसमें 942 चौपाइयां थीं। यही मुख्य संग्रह है जिसे आज तक पढ़ा जाता है। नास्त्रेदमस ने केवल भविष्यवाणियां ही नहीं लिखीं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं, भोजन, संरक्षित खाद्य पदार्थों और विभिन्न मिश्रणों के बारे में भी एक किताब लिखी थी। इसमें तेल बनाना, दांत सफेद करने वाले पदार्थ, सौंदर्य उत्पाद और वे सामग्री शामिल थीं जिन्हें उस समय कामोत्तेजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनके समय में यह असामान्य नहीं था। उस समय के औषधिकार केवल दवाइयां ही नहीं बनाते थे, वे भोजन, इत्र, मेकअप, हर्बल मिश्रण और घर में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद भी बना सकते थे। उन्होंने मिस्र की चित्रलिपि पर भी लिखा, लेकिन उस समय यूरोपीय लोग प्राचीन मिस्री लेखन पढ़ नहीं सकते थे। रोसेटा स्टोन की मदद मिलने से पहले इसे समझने में 200 साल से ज्यादा लगने थे। इसलिए उन्होंने जो किया वो केवल पुराने ग्रीक ग्रंथों और विद्वानों की चित्रलिपि पर गलत धारणाओं पर आधारित था। इन रचनाओं से स्पष्ट है कि वह सिर्फ अलौकिक दृष्टियों का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो एक लेखक, अनुवादक, औषधकार, ज्योतिषी और व्यापारी थे जो ऐसी किताबें बनाते थे जिन्हें जनता पढ़ना चाहती थी। कैथरीन दे मेडिसी, फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की पत्नी, ने उन्हें उन पर ध्यान दिया तो उनका नाम और बढ़ गया। कैथरीन को ज्योतिष में बहुत रुचि थी और वो अपने परिवार के बारे में की गई भविष्यवाणियों में दिलचस्पी रखती थीं। उन्होंने नास्त्रेदमस को पेरिस बुलाया और कथित तौर पर अपने बच्चों की कुंडली बनवाई। 1559 में हेनरी द्वितीय की मृत्यु के बाद नास्त्रेदमस और भी प्रसिद्ध हो गए। राजा एक जॉस्टिंग टूर्नामेंट में घायल हो गए,
जब उनके प्रतिद्वंदी का टूटा हुआ भाला उनके हेलमेट में घुस गया। भाले का सिरा उनकी आंख के पास लगा और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसे उस चौपाई से जोड़ा गया जिसमें युवा शेर बूढ़े शेर को हराकर उसकी आंख सुनहरे पिंजरे में भेदता है। ये मेल खाता है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। कविता में हेनरी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, न ही राजा और उसके प्रतिद्वंद्वी को आमतौर पर शेर के रूप में जाना जाता है, और सुनहरे पिंजरे को केवल दुर्घटना के होने के बाद ही हेलमेट माना गया। फिर भी समानता इतनी थी कि कैथरीन और शाही दरबार के अन्य लोग उस पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। बाद में उसे राजा चार्ल्स नवम का सलाहकार और चिकित्सक माना गया। इससे उसे अतिरिक्त आय, सुरक्षा और ऊंचा दर्जा मिला। नास्त्रेदमस ने कभी बहुत बड़े महल में जीवन नहीं बिताया। वो अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ सैलोन दे प्रोवेंस में ही रहा। उसने अपनी किताबों, पंचांग, सलाह मशविरा और अन्य कामों से कमाई की। उन्होंने कैनाल दे क्रापो में भी निवेश किया, जिसने ड्यूरांस नदी से पानी सैलोन के सूखे इलाकों तक पहुंचाया। इससे सिंचाई और कृषि में मदद मिली। यह दिखाता है कि नास्त्रेदमस को सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि व्यवहारिक निवेश की भी समझ थी। 1560 के दशक तक उनकी बुढ़ापे की समस्याएं बढ़ने लगी थीं। वे लंबे समय से गाउट से पीड़ित थे, जिसमें जोड़ों में सूजन व दर्द होता है। बाद में शरीर में तरल जमा होने से उन्हें गंभीर सूजन हो गई थी। उन्होंने अधिकारियों की अनुमति के बिना पंचांग प्रकाशित किया था, जिससे आखिरी बार समस्या हुई। तब किताबों की जांच सख्त थी, क्योंकि फ्रांस जल्द ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के लंबे धार्मिक युद्धों में उतरने वाला था। 1566 की गर्मियों में उन्हें पता था कि उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की और अपनी संपत्ति, पत्नी और बच्चों के नाम छोड़ दी। उनका निधन 2 जुलाई 1566 को 62 वर्ष की आयु में हुआ। एक प्रसिद्ध कहानी है कि मृत्यु से एक रात पहले उन्होंने सचिव से कहा था कि सूरज निकलने तक वे जीवित नहीं रहेंगे। संभव है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु निकट है। यह भी संभव है कि कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने अपनी ही मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी कब्र के बारे में भी कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि जब 1700 में उनके अवशेषों को स्थानांतरित किया गया, तो वहां एक पदक मिला जिस पर 1700 लिखा हुआ था। एक कहानी है कि फ्रांसीसी क्रांति में सैनिकों ने उनकी कब्र खोली और बाद में वे उनकी भविष्यवाणी अनुसार मारे गए। लेकिन इन कहानियों के कई अलग अलग संस्करण हैं, इसलिए इन्हें उनकी रहस्यमयी प्रतिष्ठा में जोड़ी गई किंवदंती मानना ही बेहतर है, न कि ठोस इतिहास। आने वाले समय में उनकी भविष्यवाणियां और प्रसिद्ध हुईं। हर बार जब कोई युद्ध, आग, हत्या, महामारी या बड़ी आपदा आती, लोग फिर से उनकी कविताओं को खोजने लगते। 20वीं सदी में इसमें और भी ज्यादा रुचि बढ़ गई। उन्हें हिटलर, परमाणु बम, कैनेडी की मौत और कई आधुनिक त्रासदियों से जोड़ा जाता है। कुछ किताबें और टीवी कार्यक्रम दावा करते हैं कि वे नास्त्रेदमस से परलोक में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके बारे में गलत उद्धरण और मनगढ़ंत कहानियां भी बढ़ गईं। बहुत से लोग उनके नाम को जानते हैं। उन्होंने उनकी असली किताब कभी ना पढ़ी हो, फिर भी उन्होंने उन्हें फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, उपन्यासों और वीडियो गेम्स का विषय बना दिया। लोकप्रिय संस्कृति में उन्हें अक्सर ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है जिसने स्पष्ट रूप से भविष्य को देखा। लेकिन जब उनकी असली जिंदगी का अध्ययन किया जाता है, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। वो बचपन से कोई रहस्यमय भविष्यवक्ता नहीं थे, बल्कि औषधि विक्रेता थे, जिन्होंने प्लेग से कई मौतें देखीं। उन्होंने चिकित्सक के रूप में कमाई की, यात्रा की और कई विद्वानों से मिले, और बाद में उन्होंने ज्योतिष, इतिहास, धर्म और पुराने ग्रंथों का उपयोग करके भविष्य के बारे में अस्पष्ट कविताएं लिखीं। संभवतः प्लेग का सामना करते समय जो कुछ उन्होंने देखा, उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बार बार बीमारी, डर, भूख और मौत को देखा। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी कविताएं आग, युद्ध, सूखा, प्लेग और राज्यों के पतन से भरी हुई थीं। इसी कारण वे नहीं भूले गए। अगर उनकी कविताएं साधारण कार्यों तक सीमित रहतीं, तो वे शायद पहले ही खो जातीं। लेकिन उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जिनसे हर युग में लोग डरते हैं, क्योंकि उनकी बातों की कोई स्पष्ट तारीख नहीं है और उनके शब्दों के बहुत सारे संभावित अर्थ हैं। हर नई पीढ़ी अपनी खुद की आपदा ढूंढ लेती है, जिसे वे
उनसे जोड़ सकते हैं। संभव है नास्त्रेदमस ने भविष्य न देखा हो, लेकिन इंसान के बारे में वे एक बात समझ गए थे। जब तक अगले युद्ध, बीमारी या आपदा का डर रहेगा, कोई न कोई उनकी किताब खोलेगा, लगभग 500 साल पहले लिखे गए शब्दों में चेतावनी ढूंढेगा